परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिल पाएगा। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज चर्चा सनातन विरोधियों के हजारों हमले को दिए प्रधानमंत्री मोदी के जवाब का। मुंबई में इंडी गठबंधन को बैठक के बाद जो बात उदयनिधि स्टालिन ने शुरू की थी वो आज तक जारी है। इंडी गठबंधन पर जो आरोप बीजेपी लगा रही थी कि सनातन के विरोध का एजेंडा विपक्ष के इंडी गठबंधन की मीटिंग में तय किया गया है, वही बात आज तमिलनाडु की डीएमके सरकार के शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने खुलकर मन से स्वीकार कर लिया। के पोनमुडी ने कहा कि सनातन का विरोध करने के लिए ही इंडी गठबंधन तैयार हुआ है और सनातन विरोध पर इंडी गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। स्टालिन के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी के आह्वान किया है उन्होंने कि आइए हम सब मिलकर मीडिया के जरिए सनातन का विरोध करें, सनातन को समाप्त करने का आह्वान करें। सनातन के विरोध में यह लेटेस्ट बयान है। मोहब्बत की दुकान का यह लेटेस्ट सनातन विरोधी आइटम है। हालांकि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना इंडी गठबंधन से सनातन विरोध के एजेंडे को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने में अब तक बचती रही है, लेकिन अब उन्हें भी अब साफ करना होगा कि जिस गठबंधन का निर्माण ही सनातन को समाप्त करने के लिए किया गया हो, उसमें उनका बना रहना और उसके साथ अपने आप को सनातनी भी कहना कितना सही है और जनता उनके इस दोहरे चरित्र को कैसे समझे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि जो भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है, उस भारत को इंडी गठबंधन वाले तोड़ने और समाज का विभाजन करने में जुटे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा है भारत की संस्कृति पर हमला करने का, भारत की आस्था पर हमला करने का, और इनकी नीयत है भारत को जिस विचार और संस्कारों ने, परंपराओं ने जोड़ा है, उसे तबाह करने की, उसे बर्बाद करने की। हर चुनाव से पहले विपक्ष की तरफ से मोदी को गाली दी जाती है और मोदी जी उसी गाली की टॉनिक बनाकर उसकी अपनी शक्ति बढ़ा लेते हैं और विपक्ष फिर चित्त हो जाता है। इस बार 2024 से पहले विपक्षी गठबंधन मोदी के साथ साथ सनातन को भी गाली दे रहे हैं, उसे समाप्त करने की कसमें खा रहे हैं। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा, सभी को इंतजार है। आज अपने प्रोग्राम में हम आपको सनातन को मिली सभी गालियों को सुनवाएंगे। जो प्रमुख गालियां हैं उन गालियों को सुनवाएंगे, किसने दी यह भी बताएंगे और उन गालियों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या दिया वह भी आपको सुनवाएंगे। सवाल वही होंगे जो विपक्ष ने सनातन पर उठाए हैं और सभी सवालों का जवाब होगा मोदी जी का संबोधन। और इस सवाल और जवाब पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी हम आपका परिचय करवाएंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विपक्षी गठबंधन INDIA सनातन को समाप्त करने के एजेंडे पर ही काम करने के लिए बना है। क्या जिस सनातन को सिकंदर, मुगल और अंग्रेज भी नहीं मिटा पाए, उस सनातन से टकराने के बाद विपक्ष का गठबंधन साबुत बचेगा, यह भी चर्चा करेंगे। और क्या सनातन पर हमला विपक्ष के लिए सेल्फ गोल साबित होगा, यह भी चर्चा करेंगे चर्चा। परिचय भी करवाएंगे आपको अपने मेहमानों से, लेकिन पहले कुछ जो सवाल हैं जो सनातन पे उठाए गए हैं, जो सनातन को गालियां दी गई है, उस कुछ गालियों को मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद परिचय करवाएंगे अपने मेहमानों से और फिर चर्चा की करेंगे शुरुआत। सनातन का दुश्मन नंबर 1 उदयनिधि स्टालिन। सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे निपटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। सनातन का दुश्मन नंबर 2 प्रियंक खड़गे, जो समानता को बढ़ावा नहीं देता और ये सुनिश्चित नहीं करता कि आपके पास एक इंसान होने की गरिमा है। मेरे अनुसार वो धर्म नहीं है। मेरे हिसाब से कोई भी धर्म जो आपके साथ इंसान की तरह व्यवहार नहीं करता वो धर्म नहीं है। सनातन का दुश्मन नंबर 3 ए राजा। अगर घृणित शब्दों में सनातन धर्म की आलोचना की जाए तो यही कहा जाएगा कि एक समय था जब कृष्ण रोग हुआ करता था
और फिर HIV आया। सनातन को HIV और कृष्ण रोग जैसा मानना चाहिए जिसने सामाजिक बीमारियां दी। सनातन का दुश्मन नंबर 4 पवन मुनि। विपक्षी पार्टियों का INDIA गठबंधन का गठन सनातन धर्म को खत्म करने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया है। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन INDIA गठबंधन में 26 पार्टियां सनातन धर्म के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। जब सनातन धर्म को खत्म करने की बात आती है तो हम सभी एक बिंदु पर सहमत होते हैं। किस समय में हुआ, किन समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उस समय कोई मोदी ठाकुर थे? क्या उस समय लालू प्रसाद जी थे? क्या उसमें डॉक्टर रावत और भैया थे? इन्हें बांध अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। सनातन का दुश्मन नंबर 1 उदयनिधि स्टालिन। सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सनातन ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया। इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है। सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा? अपनी मूर्खतावश वह अगर सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा। हिरण्यकश्यप ने ईश्वर की और सनातन धर्म की अवमानना करने का प्रयास नहीं किया था। जैसे सत्य है, शाश्वत है, ऐसे सनातन धर्म भी सत्य है, शाश्वत है। तो जो सवाल थे, हालांकि 5 और सवाल हैं, 5 और जो गालियां हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी चर्चा की शुरुआत करते हैं। रमन मलिक जी हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी। रमन मलिक जी, आपका स्वागत है। रत्नेश मिश्रा जी हैं कांग्रेस की तरफ से, जयदीप पेड के हैं प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल रमन मलिक जी और रत्नेश मिश्रा के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। रमन मलिक जी, मैं चाहूंगा कि आपसे मैं शुरुआत करूं, क्योंकि जब पहली गाली पड़ी थी स्टालिन की, उस समय भी हम आपसे बात कर रहे थे, और उसके बाद लगातार एक के बाद एक जो है गालियां सनातन को दी ही जा रही है। और ये सिलसिला मुझे लगता है कि 2024 में जब चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही जो है ये गालियों का सिलसिला जो है वो खत्म होगा। लेटेस्ट बयान जो है वो डीएमके के जो शिक्षा मंत्री हैं उसका बयान है। मैं चाहूँगा क्या जो जवाब दिया गया है मोदी जी की तरफ से आज, क्या आपको लगता है ये गालियाँ जिस तरीके से हर एक चुनाव से पहले बीजेपी को और खासतौर पे मोदी जी को टारगेट करके किया जाता था, इस बार सनातन को टारगेट करके किया जा रहा है? क्या जो नतीजा पहले के चुनाव के बाद हुआ था, क्या लगता है कि वही नतीजा है और इन गालियों को बीजेपी शुभ मानती है? क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी के लिए अच्छा है, गालियां पड़ रही है? क्योंकि विपक्ष ने जब भी गाली दिया है बीजेपी का भला हुआ है। मेरे ख्याल से इसको राजनीति से हटा के देखना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपके चैनल को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि अगर मुबारकबाद नहीं लेते हम, शुभकामनाएं लेते हैं, बधाई लेते हैं। बधाई दूंगा बिल्कुल, क्योंकि अगर 14 एंकर्स को इस समय बैन करा गया है इस इंडी छिद्र अलायंस ने, तो 4 चैनलों को भी बैन करा है। उनमें टाइम्स नाउ, रिपब्लिक भारत, आपका चैनल सुदर्शन और दूरदर्शन जो कि देश का चैनल है, भारत की जनता का फंडेड चैनल है, राष्ट्र का चैनल है, उसको भी बैन करा गया। अब बात ये आती है कि एक अंग्रेजी की पिक्चर आई थी मुकेश जी, बैक टू फ्यूचर, पता नहीं आपने देखी हो या नहीं? बिल्कुल देखी है मैंने। तो उसमें एक व्यक्ति भूत में चले जाता है। आज उन लोगों को जो 1975 के बाद पैदा हुए, उनको भूतकाल में जाने का अनुभव मिल रहा है, उसका ट्रेलर मिल रहा है कि इमरजेंसी 1975 कैसी रही होगी। मेरे को ये नहीं पता ये मिश्रा जी कैसे आ गए, क्योंकि बैन हुआ है चैनल। तो
अब वो ऊपर वाले लोग इनको कहीं पकड़ के घसीट ना दें, रगड़ ना दें, तो ध्यान रखना पड़ेगा बेचारे मिश्रा जी का। और मिश्रा जी को अगर कुछ हुआ तो हम हैं उनके समर्थन के लिए, उनको सहारा देने के लिए। बिल्कुल। वैसे भी सर वहाँ से भगाए लोग आप लोग स्वीकार कर लेते हैं, वहाँ से जो लोग भगाए जाते हैं? नहीं, भगाए की बात नहीं है। अगर किसी सनातनी पर प्रताड़ित करा जाएगा, किसी सनातनी को, बेशक वो किसी भी दबाव में कहीं भी है, वो रहेगा तो हिंदुस्तान सीए का मतलब ही यही था। बिल्कुल। किसी जो भी परसिक्यूटेड हिंदू हैं कहीं पे भी उनको मदद करनी है तो वो तो होगा ही होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इतिहास और वर्तमान दोनों को मिला के बात करूंगा। आप टीआर बालू का बयान भूल गए हैं। नहीं सही। टीआर बालू भी केंद्र में यूपीए में मंत्री रहे, सोनिया गांधी के करीबी हैं, डीएमके से रहते थे। वैसे तो डीएमके को ये भी बोला जाता था डेली मनी फॉर करुणानिधि, लेकिन उनके जो स्कैम्स हैं उस पे नहीं जाते, आज इसी विषय पे रहते हैं। बिल्कुल। तो मैं याद कराना चाहूंगा कि मुलायम सिंह यादव 1990 अयोध्या की गलियों को जनरल डायर बन के सरयू को लाल कर दिया गया था, कार सेवकों की हत्या कराई गई। बिल्कुल। उसके बाद राम जन्मभूमि की यात्रा लालू प्रसाद यादव ने उसको रोका था। जेडीयू के विभिन्न नेताओं ने बहुत सारे समय बहुत कुछ बोला है। सोरेन साहब भी प्रसिद्ध हैं इन चीजों के लिए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी प्रसिद्ध हैं। 1984 का कत्ले गारत जो है, 1984 का नरसंहार कोई नहीं भूला है, वो भी सनातन पे प्रहार था। 1960 का दशक गुजरात के लिए क्या कहर भर पाया था इनके चहेतों ने गुजरात में हिंदुओं के ऊपर, वो भी सबको याद होना चाहिए। भगवा आतंकवाद की संज्ञा देनी और लड़के मंदिर छेड़ने जाते हैं, ये कौन बोलता था? और हिंदू आतंकवाद, हिंदू टेरर किसने दी संज्ञा, ये भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। मुंबई अटैक के ऊपर जो बातें हुई वो भी दिग्विजय सिंह और दूसरों की याद रखनी चाहिए। बटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर फूट फूट के रोने का भी याद रखना चाहिए। उसके अलावा कमलनाथ जी जब बोलते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, वो भी याद रखना चाहिए। मनमोहन सिंह जब ये बोलते हैं कि पहला अधिकार जो है वो माइनॉरिटीज का है, वो भी याद रखना चाहिए। ताहिर हुसैन जो है, जब वो अपनी छतों के ऊपर एसिड बम, छतों के ऊपर पत्थर, छतों के ऊपर पेट्रोल बम, छतों के ऊपर गुलेलें लेकर बैठता है, तो वो भी याद रखना चाहिए। और मामन खान और जुनैद जब बैठ के सोना और नूह में आतंक मचाते हैं, तो वो भी याद रखना चाहिए। तो मेरा कुल मिला के कहना इतना है कि ये डीएनए तो बिल्कुल दुरुस्त बताया, डीएमके ने डीएनए की सही परिभाषा दी कि किस लिए बना ये इंडी अलायंस। बिल्कुल। लेकिन इंडी अलायंस ने इससे ज्यादा बेवकूफाना काम नहीं कर सकते थे कि जब एक ऑलरेडी विवाद उनके नेताओं ने बना दिया हुआ है। अब वही बोलते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, और राहुल गांधी जैसे नेता हों या स्टालिन जैसे नेता हों तो अकल की कमी हो जाती है, क्योंकि ये नेपोटिज्म की ही पैदाइश है। चाहे वो करुणानिधि के बेटे ना होते तो स्टालिन नहीं बन सकते थे। बिल्कुल। तो ऐसे ही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस समय अगर आप देखें तो क्या जरूरत थी इस समय ये पत्रकार। अरे मुकेश सर 15 मिनट हो गया, मेरा भी नंबर आएगा। अभी है आपका नंबर बस आपका आएगा सर, आएगा आपका आएगा नंबर आएगा भाई पूरा। देखिए हम किसी को आपस में नहीं उलझाते हैं, पूरा समय जितना समय मेरा लिया कहना उतना ही समय मिनट हो गया सर। मेरे 16 मिनट हो गया सर। बहुत ज्यादा है तो उनको मैं जल्दी समाप्त कर देता हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो बैन करना है पत्रकारों को, ये 1975 की याद दिलाता है। ये एक उनकी तानाशाही नेपोटिज्म का रवैया बताता है। और लास्ट चीज जो मुकेश मैं बोलूंगा आपके चैनल पे वो ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं उन लोगों को जो ये सुन रहे हैं कि कृपया करके अब जो मैं बोल रहा हूं ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब को जरूर सुनाए कि आपने बोला था कि हेट स्पीच के ऊपर स्टेट होम डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ तो वही कहानी आ गई कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। तो चीफ मिनिस्टर का बेटा बोल रहा है, उसके मंत्री बोल रहे हैं, तो ये हेट स्पीच नहीं है। अब कौन इन्हें रोकेगा? तो मेरी गुहार ये है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश से कि अब अपने
जादू दिखाइए साहब, और इनको आप डिथ्रोन करिए और इनको अरेस्ट करने का ऑर्डर दीजिए। अब बिल्कुल, ये तो पहले दिन से किया जा रहा है। बिल्कुल, ये तो किया ही जाना चाहिए और लोग मांग भी कर रहे हैं। रत्नेश जी दीजिए जवाब, क्या जो मोहब्बत की जो आपकी दुकान है उसमें आपने एक नया आइटम जो है मोहब्बत की दुकान सर मोहब्बत की दुकान तो गंगूबाई गंगूबाई काठियावाड़ी ने भी दुकान खोली थी मोहब्बत की। बिल्कुल वो दुकान ये नहीं है, थोड़ा अलग दुकान है जी। रत्नेश जी जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल जो है खड़े कर दिए गए हैं आपके खिलाफ। सबसे पहले तो आपने बैन किया है बहुत सारे एंकर को भी, बहुत सारे चैनल को भी, हमारे चैनल को भी शामिल किया है आपने बैन करने में। मैं कुछ इस पर नहीं कहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपने क्या सोच करके बैन किया ये भी बताएं। और ज़रा ये जो सनातनियों को गाली देने का जो सिलसिला शुरू हुआ है आपकी गठबंधन की तरफ से, ये कब खत्म होगा? क्या चुनाव तक यही रहेगा या बीच में ही खत्म करेंगे आप? मुकेश जी, आपने मलिक जी को 12 मिनट 37 सेकंड बोलने दिया है बिना इंटरप्शन। चलिए मैं घड़ी देख करके 12 मिनट आपको दे रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ, इंटरप्शन ना हो, उनको भी बोल। ठीक है वो नहीं करेंगे इंटरप्ट। चलिए देखिए, पहले तो आपको और आपके चैनल पे बैठे हुए सभी लोगों को और सभी 140 करोड़ देशवासियों को मेरी तरफ से जय सीताराम, जय सिया राम। ठीक है। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आप बोल रहे थे, अगर प्रधानमंत्री जी को 10 साल काम करने के बाद भी सनातन और प्रभु सिया राम की राजनीतिक तरंग लेनी पड़ रही है, तो फिर मुझे लगता है उन्होंने 9 सालों में कुछ किया नहीं। और वो भगवान राम भी कह रहे होंगे कि भैया कब तक मेरे राम पे रोटी सेकोगे। दूसरी बात, हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ हैं, मैं तो उनके बेटे के समान हूं, उन्होंने कई बातें कही, उन्होंने कई लोगों के स्टेटमेंट्स को हमें याद दिलाया। तो मुकेश जी, ओम प्रकाश राजभर ने भी भगवान राम पे क्या स्टेटमेंट दिया था, संजय निषाद ने क्या स्टेटमेंट दिया था, और योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी को लेकर क्या स्टेटमेंट दिया था, ये भी देश की जनता को पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो फेक सनातनी है, मैं इनको फेक सनातनी कहूंगा, क्योंकि अगर सनातन धर्म को ये वास्तव में मानते हैं तो अब तक मुख्यमंत्री जी ने सतीश शर्मा, जितिन प्रसाद और योगी आदित्यनाथ पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अवधेश्वर महादेव ने बाराबंकी के मंदिर में इन्होंने भगवान शिवलिंग का जो अर्घ क्षेत्र होता है उसमें अपने हाथ धोए। इससे बड़ा हमारे क्या कहते हैं ईश्वर का अपमान क्या हो सकता था? तीसरी बात, हमारे प्रवक्ता ने कही भाजपा के कि कुछ चैनलों को बैन कर दिया गया, तो मैं आपको कर देता हूँ, अधिकृत प्रवक्ता हूँ, आपके चैनल को बैन नहीं किया गया है मुकेश जी। अच्छा, पहली बात, इंडिया गठबंधन ने किसी चैनल को बैन नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को गलत सूचना दी गई थी। मैं आपको बता दूं, 4 चैनलों को बैन करने की बात की जा रही थी, जिसमें आपके भी चैनल का नाम था, लेकिन इन चैनलों को बैन करने पर इंडिया गठबंधन ने सहमति नहीं की। तो आप बधाई के पात्र हैं, आनंद करिए, खुशी मनाइए, आप बैन नहीं किए गए। चलिए भाई, तो हमारे पे इमरजेंसी नहीं है। चौथी बात, ठीक है, तो राहुल गांधी जी आएंगे हमारे चैनल पे? अरे बिल्कुल, आप बुलाएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अरे मैंने तो कोशिश करी थी, लेकिन वो आप ही जैसा बोल रहे थे, वो जो आएंगे, लेकिन अब तक तो आए नहीं। मैंने तो 2-3 बार 4 बार रिक्वेस्ट की थी उनको। मुकेश जी, आप जनता के मुद्दों पर डिबेट रखिए, राहुल जी को बुलाइए। राहुल जी क्या पूरी कांग्रेस तो ये जो अभी हम डिबेट कर रहे हैं, जनता का मुद्दा नहीं है क्या? आप जो आते हैं तो जनता के मुद्दे पे नहीं मैं आपको बुलाता हूँ। नहीं, अब मुकेश जी मैं आ जाता हूँ जनता के मुद्दों पर। 3 मुद्दे मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं तो उनको कहता हूँ शहंशाह आली सुल्तान मुअज्जम, जहां पना हमारे देश के युग पुरुष महामानव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अगर आप चुनाव प्रचार करते हुए ये कहते कि भैया हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, हम महंगाई से राहत दिलाएंगे, तो मैं भी मानता कि हाँ प्रधानमंत्री जी आपने कोई बात की थी। चौथा एक मुद्दा बढ़िया मैं आपको बताऊंगा, उत्तर प्रदेश का है मुकेश जी। जो ग्राम प्रधान होते हैं मुकेश जी, वो भी निर्वाचित होकर आते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बिल्कुल। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं क्या करवा रहे हैं सरकार? भाई साहब, रत्नेश जी फिर देखिए, मैंने आपको समय इसलिए नहीं दिया है कि आप इधर उधर भागे। जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं आप उसी पे बात कीजिए ना। आप इस सनातन वाले मामले में मैं कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ मुकेश जी, मैं आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल मुद्दे से इधर उधर की बात करता ही नहीं हूँ। आप तो बहुत जल्दी प्लीज खत्म, फिनिश कीजिए।
तो योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया कि ग्राम प्रधानों का जो फंड आता है, ग्राम प्रधान उसका प्रयोग करते हैं सड़कें बनवाने में, गांव में नालियां बनवाने के लिए, और जो गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाती है उनमें बनवाने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी मनरेगा का जो पैसा है वो नहीं दे रहा है प्रधानों को, और प्रधान जो अपने प्रधानों को क्या आदेश दे दिया गया कि आप विद्यालय सही करवाइए, आप आंगनबाड़ी केंद्र सही करवाइए, जो सरकार का दिन है उनके लिए सरकार। अरे ये देखिए, आप पर्सनल एजेंडे पे बात मत कीजिए सर। आप देखिए, ये पर्सनल केस कोई होगा, आप उसका जिक्र आप इस तरीके से कर रहे हैं। नहीं, इस तरीके से रत्नेश जी, इस तरीके से इस समय का उपयोग मत कीजिए। आपसे जो सवाल सनातन के मामले पे है, क्या आप लोग सेल्फ गोल फिर से करने जा रहे हैं? विपक्ष क्या जिस तरीके से हर एक चुनाव से पहले राम को गाली देने लगते हैं, मोदी को गाली देने लगते हैं, इस बार आप सनातन को दे रहे हैं, मोदी को दे रहे हैं, क्या मतलब मुझे लग रहा है कि आपकी पार्टी या गठबंधन के भीतर में बीजेपी के भी कुछ लोग आपने रखे हैं क्या, कि उन्हीं के हिसाब से एजेंडा चल रहा है आपका? क्योंकि जितनी भी गालियां आप देते हैं फायदा तो बीजेपी को ही होता है। देखिए मुकेश जी, मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी का विरोध भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे सनातन का विरोध उसमें किस? सुनिए तो मैं कंप्लीट तो कर लूं सर। मैं आ रहा हूं, सनातन पे आ रहा हूं, मैं वही उसी का स्पष्टीकरण आपको दे रहा हूं। हमारा विरोध भारत सरकार की गलत नीतियों को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से है, भारतीय जनता पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी का सनातन से ना कोई विरोध था, ना है, ना हम उस पर कोई बात करना चाहते, क्योंकि हमारे अयोध्या में कहावत कही जाती है मुकेश जी, यदि आप तो प्रियंक खरगे पे कार्रवाई कीजिए। प्रियंक खरगे पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब मैं आपसे बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसका भी जवाब दूं। प्रियंक खरगे का जो स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि यदि कोई धर्म समानता की बात नहीं करता तो वो धर्म नहीं है। चलिए, उन्होंने तो सनातन का कोई नाम ही नहीं, इसका मतलब चलिए ठीक है, आप तो स्टालिन पे नहीं करें। स्टालिन, देखिए आप कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस जो है सनातन का विरोध नहीं करती, लेकिन जो खुल करके सनातन को गाली दे रहे हैं उनके साथ कांग्रेस खड़ी तो है ना, तो ये तो दोहरा चरित्र हो गया ना, ये तो दोगलापन हो गया। सुनिए मुकेश जी, हमारे मीडिया के जो हेड है जयराम रमेश जी उसका खंडन कर चुके हैं। उदयनिधि स्टालिन के किसी भी बयान का हम समर्थन नहीं करते। खंडन करने का क्या मतलब है भाई? खंडन बेवकूफ समझा है क्या लोगों को आपने? खंडन कर दिया, पहले पीछे नीचे से बुलवा लो, ऊपर से खंडन कर दो, एक के बाद एक लो। आप अलग क्यों? आप उसको गठबंधन से निकालिए ना, आप गठबंधन से निकालिए। आप कहिए कि भैया स्टालिन पे आप जो है कंप्लेन करवाइए, गिरफ्तारी की मांग कीजिए। आप तो वो तो नहीं कर रहे। आप मुकेश जी आपने बहुत अच्छी बात की। आप प्रधानमंत्री जी से पूछे कि करुणानिधि के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या गठबंधन किया था। अरे भाई, हम क्या पूछेंगे, ये हम तय करेंगे ना। आप पार्टी की प्रशंसा प्रधानमंत्री जी ने क्यों की थी? पेरियार जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इतना बुरा, तो जब आप उसका विरोध करें तो उसी तरीके का काम आप क्यों कर रहे हैं भाई? सुनिए तो, जब पेरियार जाकर तमिलनाडु में जाकर पेरियार की प्रशंसा करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उस समय कोई उनसे क्यों नहीं पूछता कि हमारे भाई, तो पेरियार की प्रशंसा से इसकी गाली देने का क्या मतलब है? पेरियार अरे भाई, पेरियार ने, अरे मुकेश जी आपको पेरियार को नहीं ना पता है, सबको पता है पेरियार के बारे में। तो पेरियार की अगर आप प्रशंसा कर रहे हैं, पेरियार की अगर प्रशंसा कर रहे हैं, जिसका मतलब थोड़ी वो इजाजत दे रहे हैं कि स्टालिन गाली दे दे। पेरियार की प्रशंसा का मतलब थोड़ी है कि आप इजाजत दे रहे हो। पेरियार की प्रशंसा ठीक है, चलिए रमन मलिक जी जवाब दे रहे हैं, रमन मलिक जी जवाब देंगे। चलिए ठीक है, एक बार चलिए रमन मलिक जी, ठीक है। नहीं, आप एक तरफा बात कर रहे हैं, आप एक तरफा बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका टाइम खत्म हो गया, 12 मिनट से ज्यादा बोल लिया आपने। रमन जी जवाब दीजिए। अरे 18 से बोलना शुरू किया था सरकार, 26 से 8 मिनट हुआ है। चलिए सर, हो गया। वैसे आप 8 मिनट से ज्यादा बोल भी नहीं पाए ना आप, तो फिर तो रिपीट करने लगे। चलिए रमन जी, चलिए ठीक है, मैं दूंगा टाइम। आप सवाल पूछा है तो जवाब तो ले लीजिए। जी रमन जी, अगर पेरियार जी के ऊपर आप इस तरीके से बोल रहे हैं तो कम से कम ये भी बता दीजिए, आप बाबा साहब अम्बेडकर का नाम क्यों लेते हैं, जब उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर को हराने के लिए आपके नाना आजम ने, नेहरू जी ने पूरी अपनी जान लगा के 1952 का इलेक्शन और 1957 का इलेक्शन दोनों हरवाया था मुंबई में। क्यों करा था आपने? नहीं करना चाहिए था। तो बाबा साहब का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए आपको।
दूसरी मैंने तो चीज, बाबा साहब का नाम भी नहीं लिया, पता नहीं कहाँ से आपको बाबा साहब सुनाई पड़ा। अरे कांग्रेस पूरा लेती है बाबा। आपने अभी नहीं लिया रत्नेश जी, आपने अभी नहीं लिया। बदलने लगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे क्यों डरते हो? सवाल देखो, दिक्कत यही होती है आप लोगों के साथ कि आप क्वेश्चन सुनते नहीं हो और पहले हवा निकल जाती है। जैसे आज करा है कि जी हमने पढ़ाई करी नहीं, लेकिन हम इन टीचरों के सामने जाके एग्जाम नहीं देंगे, हम सवालों का जवाब इन लोगों के सामने नहीं देंगे, ये टफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए बैन कर दो। तो ये जो चीज है इसको छोड़ दीजिए, आप कम से कम सवालों को और मेरे तर्कों को सुन लीजिए, उसके बाद उसको काउंटर करिए। मैंने बड़े प्यार से उसको सुना। अरे सुना तो सही रत्नेश जी अब एक दूसरे के साथ बोलेंगे, कैसे लोग सुनेंगे? दर्शक भी देख रहे हैं ना, बारी बारी से बोलिए जी। मुकेश जी अगर इनको और बोलना है तो ये और बोल रहे हैं। जी नहीं, आप जवाब दीजिए फिर मैं दूंगा जी। तो दूसरी चीज ये है, विषय जो है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर आपने घर में एक कुत्ता रखा हुआ है और वो कोई आते जाते को काटने भागता है, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? आपकी होगी ना कि आप अपने कुत्ते को खुद संभाल के रखें। तो अगर इस प्रकार की कुछ हरकत होती है, वैसे ही ये इंडी अलायंस की है कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कैसे संभालना चाहते हैं। तीसरा विषय सर जो बहुत लेकिन आपने स्टालिन को और सारे गठबंधन के दूसरे लोगों को कुत्ता कह दिया है अनजाने में। एग्जाम्पल दिया सर, एग्जाम्पल दिया है। अब मैंने कोई उनको गाली नहीं दी है, प्लीज उसको लीगली भी वेरीफाई करा दीजिए, मैंने उनको गाली नहीं दी है। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया कि घर में कुत्ता पाला हुआ है और वो सड़क पे चलते किसी को काटता है तो मालिक की जिम्मेवारी होती है ना साहब। ठीक है। अब अगर कोई गलती से अपने आप को मालिक समझ बैठे और किसी को कुत्ता समझ बैठे, इसमें मेरा कोई मतलब नहीं है, ये उनका अपने विवेक की बात है। तीसरी चीज सर जो बार बार आ रही है सामने, क्या स्टालिन साहब के बेटे को, राजा जी को, टीआर बालू को या ये पुडामुरी को, इन सबको बीजेपी ने हालत में हाथ डाल के बुलवाया कि जी तुम गाली दो सनातन को? नहीं ना, बिल्कुल इन्होंने खुद करा है ना, तो ये अपने आप जवाब देंगे। चौथी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जब आप मुंह बंद कर लेते हैं कि जी वो तो दूसरी पार्टी है उसने कर दिया, लेकिन देश के मतदाताओं को आपका जनरल सेक्रेटरी, सुरजेवाला जनरल सेक्रेटरी है ना कांग्रेस का, वो गाली देता है, बोलता है राक्षस हैं जो वोट करते हैं बीजेपी को। मतदाता की मर्जी, वो किसको मर्जी वोट करे, लेकिन अगर बीजेपी को वोट करते हैं तो वो राक्षस हो गए। और उससे ऊपर एक मोहम्मद जुबैर करके है, अपने आप को फैक्ट फाइंडर बोलता है। क्या कांग्रेस ये समझती है कि वो सन से जुदा की आर्मी को रिलीज करने वाला व्यक्ति अच्छा है? अगर तो वो समझती है तो उनकी मर्जी, लेकिन अगर नहीं समझती तो ये बताएं प्रियंक खड़गे ने सरकारी पैसे पे उसको फैक्ट फाइंडिंग के हैसियत से रख के उसको प्रोटेक्शन क्यों दी है? बिल्कुल बताइएगा रत्नेश जी, जवाब दीजिएगा क्योंकि अब प्रोग्राम को खत्म होने का भी वक्त हो रहा है। देखिए मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये नहीं बताया कि योगी आदित्यनाथ, सतीश शर्मा और जितेंद्र प्रसाद ने जो शिवलिंग के ऊपर अपने हाथ धोए, इन पर कब कार्रवाई होगी? मैंने पूछा था, कोई हाथ नहीं धोए। आप गलत बयानी कर रहे हैं आप रत्नेश जी। गलत बयानी तो नहीं कर रहा। अरे वीडियो है सरकार, अरे उनके बारे में आप सोच समझ करके बोलिए भाई। वीडियो दिखाओ ना, वीडियो दिखाओ। सबने देखा है, सबने देखा है उसको। आप गलत दृष्टि, आप गलत नजरिए से देख रहे हैं उसको। उस वीडियो को सबने देखा है, उस वीडियो को सबने देखा है, उस वीडियो को सबने देखा है। अरे सबने देखा हुआ है, चलिए उसमें समय नहीं है हमारे पास, आप जवाब दीजिए उसमें। आप अरे वीडियो सबने देख लिया है भाई, वीडियो देख लिया है सबने। अरे देखिए ना सरकार, मैं दिखा रहा हूं भाई साहब, सबने देखा हुआ है, इसमें क्या नहीं देख पाएंगे ना, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप दिखा भी नहीं पाएंगे। अरे देख लीजिए, दिखाइएगा तब देखेंगे ना, उस तरीके से नहीं दिखा पाएंगे ना आप। चलिए हमारे पास देख लिया, कुछ भी साफ नहीं हो रहा, कुछ भी साफ नहीं हो रहा है। अरे कुछ भी साफ नहीं हो रहा। फिर इसी तरीके से यही आप आगे धुंधली चीजों को दिखा करके आप सच दिखाना चाहते हैं, इस तरीके से नहीं होता है।
मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। उनका जो झूठा सनातन धर्म का प्रेम है उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। लेकिन सनातन के आपने राजनीतिक लाभ लेते उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। माने डिबेट की शुरुआत करते हुए आपको देश में आंदोलन मैंने दिया। बिल्कुल ठीक है सर, समय हमारे पास कमी है, समय की कमी है हमारे पास। रत्नेश जी माफी मांगते हुए प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए रत्नेश जी आपका और रमन मलिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा किया आपने। लेकिन सनातन पर जो हमले हुए हैं, शुरू जो हुआ है वो अब तक जो है जितने हमले हुए वो सब हमने आपको दिखाए, लेकिन शायद जितनी गिनती रमन मलिक जी ने गिना दी है उतनी हमने नहीं दिखाई, लेकिन उससे भी ज़्यादा गिनती है यहाँ पर। और ये सिलसिला अभी यहाँ पर ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि 2024 का चुनाव है और जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते, परिणाम आ नहीं जाते, तब तक गाली देने का सिलसिला जो है यही यूं ही जो है चलता रहेगा। लेकिन गाली देने का फायदा किसको मिलता है और गाली सुनने का फायदा किसको मिलता है, इसका भी एक अपना इतिहास है। इसलिए ऐसा लग रहा है जैसा कि आप पार्टी को गाली दीजिए, नेता को गाली दीजिए, लेकिन सनातन को अगर आप गाली देंगे तो इसका जवाब भी सनातनी देंगे, क्योंकि ये देश जो है सनातनियों का है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिल पाएगा,